इंडोनेशिया जनवरी 2025 से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। यह पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो इस मंच में शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के बीच ब्रिक्स सदस्यता से पहले और बाद में कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें रक्षा सहयोग, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहमति बनी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की आधिकारिक इंडोनेशिया यात्रा की घोषणा की गई है। यह यात्रा 24 से 26 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। यह वही इंडोनेशिया है जिसे ब्रिक्स में शामिल कराने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। जनरल मुनीर की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं और हाल ही में जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में घुसपैठ और मुठभेड़ जैसी घटनाएं सामने आई है। विश्लेषकों का मानना है कि इंडोनेशिया यह पहल उसकी पारंपरिक गैर संरेखण नीति के विरुद्ध प्रतीत होती है और यह चीन रूस ध्रुव की ओर झुकाव को दर्शाता है। इससे भारत की रणनीतिक स्थिति में अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है। तो प्रश्न यह उठता है, क्या इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता भारत के लिए दीर्घकालिक लाभ लेकर आएगी या एक ऐसा समीकरण है जो भविष्य में जियोपॉलिटिकल अस्थिरता का कारण बन सकता है? अमेरिका द्वारा एयरक्राफ्ट डील में 50% मूल्य वृद्धि। भारत और अमेरिका के बीच पी-8आई पोजडन एयरक्राफ्ट की अतिरिक्त खरीद को लेकर वार्ता चल रही है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास पहले से 12 पी-8आई विमान सेवा में हैं। यह विमान समुद्री गश्त, एंटी सबमरीन युद्ध, सतह युद्ध और इंटेलिजेंस कार्यों के लिए प्रयोग होता है। इसकी विशेषता है लंबी दूरी की रडार प्रणाली, टारपीडो, डेप्थ चार्जेस और हार्पून मिसाइल से लैस होना। भारत की विशेष मांग पर अमेरिका ने पी-8आई इंडिया नामक वेरिएंट तैयार किया था, जिसमें भारतीय जरूरतों के अनुरूप परिवर्तन किए गए थे। अब भारत 6 अतिरिक्त विमान खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन अमेरिका के डील की कीमत पर 50% की वृद्धि कर दी है। इस वृद्धि का कारण यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन बाधाएं और सीमित उत्पादन क्षमता बताया गया है। अनुमान के अनुसार पहले 12,000 करोड़ का डील अब 18,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। एक विमान की कीमत अब 2,500 करोड़ तक हो सकती है, यदि उसमें ट्रेनिंग, वेपन्स, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स आदि को शामिल किया जाए। भारत और अमेरिका के बीच अभी भी इस विषय पर बातचीत जारी है। डीआरडीओ का दावा, तेजस मार्क 2 बनाम राफेल। डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रविशंकर सर ने दावा किया है कि भारत का तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान फ्रांस के राफेल के समकक्ष होगा। उनका कहना है कि यह विमान राफेल की सभी प्रमुख क्षमताओं की बराबरी करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब तेजस मार्क 2 का पहला परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। पहले इसकी उड़ान 2023 में प्रस्तावित थी, जिसे अब 2026 तक टाल दिया गया है। सेवा में शामिल होने की अनुमति तिथि वर्ष 2031 बताई गई है। डीआरडीओ के इस बयान से रक्षा विशेषज्ञों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि चीन पहले से ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स विकसित कर चुका है और 6वीं पीढ़ी पर कार्य शुरू कर चुका है। वहीं भारत अभी भी राफेल की तुलना तक ही सीमित है, जिसे फ्रांस ने 2 दशक पूर्व सेवा में सम्मिलित कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया रिकॉर्ड। भारत की आज़ादी के बाद अब तक कांग्रेस पार्टी के सभी प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 17 बार विभिन्न संसदों को संबोधित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 17 बार, इंदिरा गांधी 4 बार, नेहरू 3, राजीव गांधी 2 और वहीं नरसिम्हा राव 1 बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अकेले इस संख्या की बराबरी कर चुके हैं। उन्होंने घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया की संसदों को संबोधित किया। उनका कुल होता है 17 बार। पाकिस्तान ने अपनी हॉकी टीम को भारत आने से रोका। भारत हॉकी एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा प्रदान कर दिया था। अब पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत न भेजने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान ऐसे टूर्नामेंट में भाग नहीं लेता तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय खेल मेजबानी की संभावनाएं प्रभावित हो सकती है, विशेष रूप से ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम जैसे दावेदारी में।
अमेरिका द्वारा वीजा धारकों को चेतावनी। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी किया है कि वीजा जारी होने के बाद भी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां वीजा धारकों की गतिविधियों की निगरानी करती हैं। अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर वीजा रद्द कर व्यक्ति को डिपोर्ट किया जा सकता है। यह स्पष्ट संदेश है कि अमेरिकी वीजा स्थायी संरक्षण नहीं देता। अगली खबर है दलाई लामा को लेकर चीन की आपत्ति और भारत की प्रतिक्रिया। दलाई लामा को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धर्मशाला से लद्दाख ले जाया गया। इस यात्रा हेतु भारतीय वायुसेना के विमान की सहायता ली गई। चीन ने भारत की इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब तिब्बत कार्ड अधिक सक्रिय रूप से खेल रहा है। भारत और ग्रीस नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास। मुंबई तट के निकट भारतीय ग्रीस नौसेनाओं के बीच एक पैसेज एक्सरसाइज आयोजित की गई। इसमें सामरिक युद्धाभ्यास, सामूहिक संचालन, सरफेस फायरिंग और सामुद्रिक आपूर्ति जैसे अभ्यास शामिल थे। इस अभ्यास का उद्देश्य नौसेनाओं के बीच तालमेल और सामर्थ्य को सुदृढ़ करना था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा। 14 से 15 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक चीन में आयोजित होगी। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। यह उनकी पिछले 5 वर्षों में पहली चीन यात्रा होगी। हमारा उद्देश्य है आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रक्षा, भू रणनीति और वैश्विक घटनाओं की विश्वसनीय जानकारी देना। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।